हाँ भाई, जो घर बैठे हैं, इनको आवाज आ रही है क्या? एक बार यस और नो में बोल दें। आ रही है ना? चलो, ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? ठीक है, चलो तो शुरू करें। बताओ बेटा, डिस्कशन में क्या था अपने पास? एनसीईआरटी में 1.1। ठीक है, चलो तो एनसीईआरटी में बताओ। ठीक है, मत जाओ। अरे किसका छोटा भाई बहन आ गया ये? हम्म। सॉरी। हाँ, नहीं आ जाते छोटे भाई बहन, उनको पता है भैया की क्लास चल रही है, और फिर उस टाइम थोड़ा बहुत वो टॉर्चर भी कर लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं जा रहा मैं तो, ये करेगा तो जाऊंगा, वो करेगा तो जाऊंगा। तो इस तरह की कुछ डिमांड्स भी रख लेते हैं छोटे भाई बहन। वो तो खोल लेंगे एनसीईआरटी तो, इतनी जल्दी फिर और कुछ। एनसीईआरटी 1.1। चलो भाई, एनसीईआरटी में आ जाते हैं 1.1 में। बताओ क्या पूछना है इसमें? फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या है? ठीक है, किसमें ट्रांजिटिव में दिक्कत आ रही है? क्या दिक्कत आ रही है? पीछे क्या दे रखा है? ट्रांजिटिव है? हाँ तो है। तुम्हारा नहीं आ रहा? अच्छा, कैसे? अच्छा अच्छा अच्छा। तुमने डिफाइन किया क्या फंक्शन? कैसे किया इसको? सोल्व करके कि डिफाइन करके? 4 से कम ले लिए, 1 2 3 ले लिए। अच्छा अच्छा। तो ये एनसीईआरटी हम कर रहे हैं, और ये जो ऑफलाइन बच्चे बैठे हैं ये फर्स्ट का सेकंड पूछना चाह रहे हैं। सर हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया, एक्स की वैल्यू 1 ली तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 6। 2 ली तो कितनी आ गई? 7। और 3 ली तो कितनी आ गई? 8। और फिर हमने इन्होंने देखा तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। अच्छा, कैसे देखा बेटा ट्रांजिटिव नहीं है ये? ए बी और बी सी मिल गया क्या तुम्हें? तो फिर कौन से ज्ञान की गंगा भाई? जब इसमें ए बी और बी सी मौजूद नहीं है तो एसी की बात करेंगे नहीं? तो ट्रांजिटिव है? जबरदस्ती ट्रांजिटिव नहीं, और पीछे गलत दे रखा है। ए बी बी सी मौजूद है क्या यहाँ पे? फिर यूं ही एसी की बात कर रहे हो बिना ए बी बी सी देखे? ए बी बी सी मिलेगा तभी तो एसी देखोगे ना। तो ए बी बी सी है क्या यहाँ पे? नहीं। फिर ऐसे ही कर रहे हैं एसी की बात, नहीं है ना ए बी बी सी, फिर एसी की बात कैसे करें? चलिए इसके बाद और बोलें। फर्स्ट के एक मिनट पहले ऑनलाइन वाले रुक जाओ, पहले ये ऑफलाइन वालों का क्लियर कर लो, फिर तुम्हारे पे आता हूँ, है ना? हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट का फोर्थ। अच्छा, इसमें भी क्या तकलीफ आ गई? वही ट्रांजिटिव में तकलीफ आ गई होगी इसमें भी, तो यही कारण है ट्रांजिटिव का। अगर x इज ए वाइफ ऑफ y, y इज वाइफ ऑफ z, पॉसिबल ही नहीं है, तो ट्रांजिटिव है ना फिर। अरे अगर ए बी बी सी है तो ए सी की बात करेंगे ना, तो इसमें ए बी और बी सी पॉसिबल ही कहाँ है? एक्स रिलेटेड अगर वाई है तो वाई रिलेटेड जेड तो हो ही नहीं सकता ना, तो बस ट्रांजिटिव है। हमने यही तो सीखा भाई, ए बी और बी सी है तो ए सी की बात करनी है। तो इसमें ए बी अगर ले लोगे तो बी सी तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा।
अगर x इज वाइफ ऑफ y देन y इज वाइफ ऑफ z कैसे होगा? हो ही नहीं सकता ना, खत्म। तो ट्रांजिटिव है। ए बी बी सी एग्जिस्ट करेगा तो हमें किसकी बात करनी है? ए सी। तो ए बी बी सी पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे भी ए बी बी सी पॉसिबल नहीं है, तो फिर अब किसकी बात करेंगे? ए सी की बात ही नहीं करनी। ये क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव। क्लियर है? और कुछ बोलो फटाफट जल्दी से। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में बताओ क्या आ गया? ए लेस देन बी क्यूब, किसमें दिक्कत आई बताओ? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा? होगा। इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, चेक वेदर द रिलेशन आर। तो ठीक है, ए क्यूब ग्रेटर देन इक्वल ए, तो ये ए बिलोंग्स टू आर के लिए थोड़ी ना ट्रू हो जाएगा, नेगेटिव के लिए कहां ट्रू हो रहा? ट्रू स्टेटमेंट थोड़ी ना बना ये, बस। ठीक है, ऐसे सिमेट्रिक भी नहीं बनेगा, ट्रांजिटिव भी नहीं बनेगा, बस खत्म। और कुछ? 8 का सेकंड पार्ट, 8 के सेकंड पार्ट में क्या है? पहला तो हो ही गया, ये मॉड ए माइनस बी इज इवन, ये हो गया ना? ठीक है, अभी क्या कह रहा है? शो दैट ऑल द एलिमेंट्स 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर and all the elements of 2 4 are related to each other, but no of the element of 1 3 5 is related to any element of 2 and 4. Elements of 1 3 5 are related to each other, मतलब क्या शो करना है? शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 and 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। हाँ अच्छा ठीक है, then no element of 1 3 5 is related to any element of 2 or 4। अरे भाई 1 2 4 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये एक तरह से ऑड नंबर लिखा हुआ है ना। 2 and 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर क्योंकि दोनों क्या है? इवन है। बट 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट, बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 और 4। लेकिन 1 3 5 जो है वो 2 और 4 के, क्योंकि ये ऑड नंबर्स का सेट है, ये इवन नंबर का सेट है, तो ये आपस में रिलेटेड नहीं। ठीक है, चलो बस। और कुछ इसमें? 11 में क्या, इसमें क्या बताऊं? बताओ। फर्स्ट पार्ट तो बहुत आसान है भाई, दो डिस्टेंसेस हैं, रिलेशन किस में डिफाइन किया है? डिस्टेंस टू डिस्टेंस। तो क्या ओपी डिस्टेंस ओपी के बराबर होगी? हाँ। अगर ओपी ओक्यू के बराबर है तो ओक्यू भी ओपीपी के बराबर होगी? यस। अगर ओपी ओक्यू के बराबर है, ओक्यू ओआर के बराबर है, तो ओपी भी तो ओआर के बराबर होगी। हाँ, बस ट्रांजिटिव है, तो टिक ही तो करना है इसमें। ठीक है, चलो। अब इसके बाद बताओ, ऑफलाइन वालों को अलग, ऑनलाइन वालों को अलग से क्या पूछना है एनसीईआरटी में? सर सेकंड, सर 2। सेकंड में क्या है? शो दैट दी। हाँ तो इसमें क्या दिक्कत है बेटा? सेकंड और ट्रांजिटिव बन रहा तो है है सर मेरा। तो, सर सेकंड क्वेश्चन नंबर 2। हाँ क्वेश्चन नंबर 2 तो मैं यही तो कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 and 5 आर सेम। सेकंड में लिखा है ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर, थर्ड में लिखा है ए लेस देन इक्वल बी क्यूब, दोनों के आंसर भी सेम है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। अब तो तुम्हें किस ट्रांजिटिव चीज बन में रहा दिक्कत है वो बताओ? सर मैंने सेट लिया 4 और 2 और 2 और 3, तो मेरा ट्रांजिटिव बन रहा है सर। कौन सा? सर इसका सेकंड का ट्रांजिटिव बन रहा है सर। ट्रांजिटिव कैसे बन जाएगा? ए अगर बी स्क्वायर से छोटा है, बी अगर सी स्क्वायर से छोटा है, तो ए सी स्क्वायर, ए अगर बी स्क्वायर से छोटा है और बी अगर सी स्क्वायर से छोटा है, तो हम ये लिख सकते हैं ए लेस देन इक्वल सी स्क्वायर। इसकी बात कर रहा है ये, तो कहां से आ जाएगा? तो C4 आएगा, है ना, उस तरह का कुछ आएगा। और उसमें भी पहले नेगेटिव पॉजिटिव देखना पड़ेगा, अगर ये नेगेटिव हो गया तो स्क्वायर करते ही चेंज होगा, तो बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन मिल जाएंगे इसमें, तो बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन मिल जाएंगे। उल्टा होता तो फिर ठीक था, जैसे बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल ए होता, मतलब ए ग्रेटर देन इक्वल बी स्क्वायर होता तो ए भी पॉजिटिव हो जाता और बी स्क्वायर भी पॉजिटिव होता, तो स्क्वायर करने से भी क्या रहते? पॉजिटिव, फिर कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ए लेस देन बी स्क्वायर रिफ्लेक्सिव थोड़ी ना होगा,
नहीं, ए लेस देन, देखो ए लेस देन इक्वल ए अलग चीज है, ए लेस देन इक्वल ए अलग चीज है, और तुम ए लेस ए स्क्वायर अलग चीज है, दोनों में अंतर है। दोनों में क्या अंतर है, ये तो आगे सोल्व ही नहीं होगा ना, या सोल्व करोगे तो भी क्या करोगे, मान लो ए को इधर लिया है ना, तो ये 0 लेस देन इक्वल 0, ये स्टेटमेंट बनेगा ट्रू। लेकिन इसको अगर तुम सोल्व करोगे तो ये वो चीज बनेगी, ए की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज बनेगी। ए बिलोंग्स टू कितना, माइनस इनफाइनाइट से 0 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, तो ये ट्रू होगा इन पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए, ऑलवेज ट्रू नहीं होगा। आप ए की वैल्यू ले लो जैसे 1/2, तो ए इक्वल्स टू 1/2 के लिए कहां ट्रू है, 1/2 लेस देन इक्वल 1/4, इट इज फॉल्स। तो ये दोनों दो डिफरेंट चीजें हैं, क्लियर है। अब तुम क्या है कि इसको और इसको एक समझ ये ट्रू है ये भी ट्रू का अंतर है भाई, यहाँ पे वेरिएबल चेंज होगी ना, यहाँ तो दोनों सेम वेरिएबल है, और यहाँ पे क्या है डिफरेंट वेरिएबल, तो बहुत अंतर है। चलो हो गया, बाकी सब बंद कर दें एनसीईआरटी। चलो इसके बाद आ जाओ, क्या था, सेक्शन बी, पार्ट फर्स्ट सेकंड दोनों में सेक्शन बी है ना। चलो तो शीट में आ जाओ, शीट 2021 फंक्शन आईटी ऑफ एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड दोनों में हमारे पास सेक्शन बी है। चलो तो पार्ट फर्स्ट के सेक्शन बी में आओ। हाँ, B1 एक्चुअली गलत सवाल है। B1 में क्या है कि जो पीछे आंसर दे रखे हैं वो क्वेश्चन बना लो, और जो आगे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दे रखा है वो आंसर बना लो। ये जो B1 का फर्स्ट और सेकंड लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअली आंसर लिखे हुए हैं उस क्वेश्चन के जो पीछे क्या दे रखा है, आंसर। ये उल्टा दे दिया है ना। हाँ हाँ, तो वो सेट पीछे लिखे हुए हैं और आगे ये आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। तो पीछे जो सेट लिखे हैं बस उसी के लिए ये आंसर लिखे हुए हैं, हाँ? चलो और कुछ इसमें B1 से B4 में, B2, अरे वाह बेटा, बहुत टैलेंटेड हो तुम तो B2। क्लास नोट्स की कॉपी है क्या आपके पास, निकालो तो एक बार। अच्छा, पिछली से पिछली क्लास में अपन ने 4 सवाल कराए थे शायद मेरे ख्याल से, जिन पे हमने प्लस माइनस टिक कराया था, आप थे क्या तब। अच्छा तो देखो आपकी कॉपी में सोल्व हो रहा है, बस वही उसी सवाल के सॉल्यूशन को यहाँ लिख देना है। उसमें जो 4 सवाल कराए थे उसमें सेकंड वाला यही सवाल था, लेस देन लिखा हुआ है। ये देखो पास वाला मदद करे ना भाई इसकी, ऐसे क्या करता है ये, पता नहीं कहाँ अंधकार में खो रहा है, मदद ही नहीं कर रहा। तो इसकी 4 सवाल करे थे अपन ने, ऐसा लगता है मैंने ज्यादा पढ़ा दिया, बच्चे को मिल ही नहीं रहा कहीं कॉपी में। 4 सवाल किए थे, एक लेस देन इक्वल वाला किया था, एक पैरेलल लाइन वाला किया था, एक परपेंडिकुलर लाइन वाला किया था। अब बताओ, सेम टू सेम सवाल है, बच्चा ध्यान नहीं रखता है, उसके बाद फिर मैं जब कॉपी में कहता हूँ तो 10 मिनट तक कॉपी में भी नहीं मिलता है। फिर लोग कहते हैं कि भाई एन के सर ऐसे बेइज्जत कर देते हैं। अब क्या बताओ, क्या करूं बताओ, उसके बाद क्या कहूं बताओ, कुछ कहने को बचता है क्या। अब कितनी बार मैं कहता हूँ, सिलेक्शन के लिए सिर्फ क्या आना जरूरी है, आसान, बशर्ते आसान याद रहे। अब 4 दिन पहले कॉपी में सवाल पूरा सोल्व करा दिया बच्चा, फिर 4 दिन बाद कह रहा है सर सवाल बताओ, कैसे बताओ। चलो कर, और कुछ इसमें सेक्शन बी में, नहीं पूछ लो ऐसे, देखो अच्छा हाँ नहीं, सेक्शन बी में देखो, पूछने से पूछना तुम्हारा क्या है, हक। नहीं नहीं सच्ची में देखो, पूछना अपना क्या है, हक। मैं मोटिवेट कर देता हूँ थोड़ा सा, तो मैं अच्छा फील होगा। देखो पूछना हमारा क्या है, हक। पूछना तुम्हारा क्या है, हक, और बताना हमारा क्या है, फर्ज। भाई देखो अपने को नहीं आता तभी तो अपन पूछ रहे हैं, और अपने को सब आता तो अपन यहाँ क्यों आते। अरे अपने को सब आता तो अपन यहाँ क्यों आते।
अपने को नहीं आता इसलिए अपन यहाँ आए हैं। तो इसलिए पूछना अपना क्या है, हक। और तुम पूछोगे तो हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, फर्ज है। तो फिर दोबारा पूछता हूँ, B1 से B4 में और कुछ पूछना किसी को? B4 देखो, इसे कहते हैं मोटिवेशन। देखो अब जैसे मैंने मोटिवेट किया ना, एक बच्चा तुरंत मोटिवेट हो गया। और देखो एक ऑनलाइन बच्चा भी मोटिवेट हो गया है, ध्रुव करके है, इसने भी पूछ लिया देखो B4। अच्छा अच्छा, तो बेटा ये B4 में क्या चीज समझ में नहीं आई तुम्हें? हाँ हाँ, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, B4 में क्या नहीं समझ में आया बेटा? हाँ हाँ, वेरी गुड। देखो B4 में क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। अच्छा, एक ये जो ध्रुव नाम का बच्चा ऑनलाइन बैठा हुआ है, ये भी बोलने बेटा B4 में क्या नहीं समझ में आया? ध्रुव कहाँ हो बेटा? क्या समझ में नहीं आया? क्वेश्चन ही नहीं आया था, ओके ओके। अच्छा, तो ये एक तो जो ऑनलाइन ध्रुव बैठा है वो, और ये ऑफलाइन कौन बैठा है, क्या नाम है? बलराम। खतरनाक नाम है यार। दोनों का नाम है, एक बलराम और एक ध्रुव। नाम तो दोनों के भारी हैं, है ना? तो ये दोनों बच्चे क्लास नोट्स की कॉपी निकालें, है इनके पास? अच्छा, तो एक सवाल करा होगा अपन ने पिछली क्लास में, और उस पे 3 स्टार लगाए होंगे बेटा, निकालना तो देखा। एक सवाल करा होगा और उसमें 3 स्टार हैं। हाँ, एक्चुअली क्या है कि ये जो लोग कह रहे हैं समझ में नहीं आया ना, इन्होंने उस सवाल को घर जाके रिवाइज ही नहीं किया है ना। वहां पे स्पष्ट शब्दों में A/B का मीनिंग लिखवाया था मैंने। A इज ए फैक्टर ऑफ B। मिला? अभी तो देखो ये ऑफलाइन वाले को तो सवाल ही नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ करा दिया सर ने। अब समझो, जब ये हालत होगी कि कॉपी खोलने के बाद क्वेश्चन मिल गया, हाँ, तो वहां पे लिखा हुआ नहीं है बेटा A/B का मतलब A इज ए फैक्टर ऑफ B, और ये सिंबल ही तुम्हें समझ में नहीं आया क्वेश्चन में। देखो, मिला? तो N/A-B का मतलब क्या है? N इज ए फैक्टर ऑफ A-B। ऐसे लिख लो और सब कुछ चेक कर लो, ठीक है? भैया चेहरे का एक्सप्रेशन तो अच्छा सा नहीं बनाया तेने। मतलब ये अच्छा सा एक्सप्रेशन जो नहीं बनाया, ये मेरे लिए बनाया कि अपने लिए बनाया? मतलब जैसे तेने को कॉपी में सवाल मिल गया, उसके बाद जो एक्सप्रेशन तेने दिया चेहरे का, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं था। तो मतलब ये किस वजह से अच्छा नहीं था? तुझे अपनी गलती रियलाइज हुई है इसलिए, या मैंने इस तरह कॉपी में दिखाया इसलिए? हाँ फिर ठीक है। अरे पूछना पड़ता है यार बच्चा कि यार बच्चे ने एकदम से अच्छा फेस नहीं बनाया, तो मुझे डर लगा, मैंने कहा बच्चा मुझसे दुखी हो कैसे फेस बना रहा है, ये अपनी गलती की वजह से। तो ये सेम टू सेम सवाल अपन ने क्लास नोट्स की कॉपी में किया है। अगर वो हमें याद होता तो मेरे ख्याल से इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, हाँ, ऑनलाइन वाला भी खुश हो गया, हाँ सर मिल गया मुझे भी, है ना? तो अब जैसे आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना है, तो क्या हो जाएगा? A-A, मतलब N इज ए फैक्टर ऑफ 0। यस, if N is a factor of A minus B, then N is also a factor of B minus A. And N is a factor of A minus B, N is a factor of B minus C, then N is also a factor of A minus C. दोनों को ऐड करो, आ जाएगा ना A minus C, आ जाएगा। बस यही सवाल है। अब देखो कितने अच्छे, एक और बच्चा है हमारे पास ऑनलाइन वाला, इसने तुरंत विचार लिख दिया, सर आप इतना डराते क्यों हो? अब ये बताओ, तब से अब तक मैंने डराया कुछ डराया? अब देखो ये पता नहीं अपने दिमाग से कुछ भी बना लेते हैं। ये एक बच्चे ने लिख दिया, सर आप इतना डराते क्यों हो? अरे भाई मैंने क्या डरा दिया अभी? मैंने कुछ कहा? क्या कुछ कहा मैंने? हाँ मैं इस ये, हाँ ये कौन है ये? हर्ष। आप क्यों डर
डरते सर, डराते नहीं। अच्छा बच्चा लिख रहा है, अच्छा ये तो मेरे लिए लिख रहा है, सर आप इतने डरते क्यों हो? अरे ये लिख रहा है डरते क्यों हो? अच्छा ये लिख रहे हो क्या? अरे तो मैं ये अब ये कैसे लग गया कि मैं डरता हूं? ये कैसे महसूस हुआ इसको यार? मान यार, अच्छा मैं इतने प्यार से बच्चे को कॉपी खुलवा के दिख रहा रहूंगा इसलिए इसको लगता है। नहीं नहीं, एक्चुअली डरने डराने वाली बात नहीं है। एक्चुअली क्या है कि तुम मेरे पढ़ाने के पैटर्न से अभी अवगत नहीं हो, तो मैं सोच रहा हूं कि तुम राजी खुशी मेरे पढ़ाने के पैटर्न से अवगत हो जाओ। नहीं तो बाद में मैं अपनी रंगत पे तो आऊंगा ही सही। 4 बार तो पुचकार के कॉपी दिखा रहा हूं कि देख बेटा कॉपी देख ले। अब एक बेटा को 3-4 बार तो मैं खुला, जैसे अब अगली बार भी फिर उसी बेटा को कॉपी खुलवा के दिखाया, अगली बार भी उसी बेटा को कॉपी खुलवा के दिखवाया, है ना? तो 3-4 बार तो एक ही बेटा को कॉपी खुलवा के दिखा दूंगा, लेकिन बेटा जब बार बार कॉपी याद नहीं रखेगा तो फिर डांटना पड़ेगा। क्योंकि अगर बेटा ऐसे ही पढ़ पढ़ के सब भूल जाएगा तो फिर दिक्कत है, तो फिर बेटा को डांटना पड़ेगा। ये है बात। अब लिख रहा है सर अब आप डरा रहे हो। तो यार अब क्या बोलूं भाई, जब इसको ये लगने लग गया कि मैं डर रहा हूं तो मैं डरा देता हूं, और क्या है फिर, क्या करूं बताओ, कैसे तो जीने दे यार, ऐसे क्या करता है। है ना? क्या, चलो आ गया पार्ट सेकंड में आ जाते हैं। चलो एक्सरसाइज 1 पार्ट सेकंड के सेक्शन बी में आते हैं। एक बच्चे ने लिखा है B7.2, B7 का सेकंड स्टेटमेंट, ये इसका मतलब है। चलो एक्सरसाइज 1 पार्ट सेकंड के B7 के सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। ये अच्छा, एक बच्चा लिख रहा है फर्स्ट पार्ट भी समझा दीजिए B7 का। हाँ हाँ दोनों समझा देता हूँ, आओ। चलो तो B7 में क्या है? A इज डिवाइड B। ये फर्स्ट पार्ट कौन समझ रहा है? अग्रिम गुप्ता। ये देखो बेटा, ये फर्स्ट पार्ट भी क्लास नोट्स में है शायद। अभी वो जो 3 स्टार वाला सवाल दिखाया था, एक बार अग्रिम तुम भी देख लेते तो ठीक रहता बेटा। ये वही वाला ही तो सवाल है, और n का मतलब नेचुरल नंबर ही होता है, वहां पे भी ये लिखा था अपन ने, n मतलब सेट ऑफ नेचर। ये वही सवाल है, 3 स्टार वाला है। ठीक है, अब हम सेकंड पे आते हैं। तो सेकंड में बताओ क्या है? S1 रिलेटेड S2, ये हम बात कर रहे हैं B7 का सेकंड, है ना? S1 रिलेटेड S2 का मतलब समझा जा रहा है S1 इज नॉट ए सबसेट ऑफ S2। अब क्या चीज देख के बताऊं तुम्हें? ट्रांजिटिव। क्या पूछना चाह रहा है 7.2 में? ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, क्या देख के बताऊं? बताओ, ट्रांजिटिव बता दूं तो 3 स्टेटमेंट ले लो। S1 एक सेट ले लेते हैं, कितना? 1 2 3। S2 एक सेट ले लेते हैं 1 2 4। S3 एक सेट ले लेते हैं 1 3 5 और 2। चलो कुछ ले लिया। अब समझो S1 रिलेटेड S2 का मतलब क्या है? S1 इज नॉट ए सबसेट ऑफ S2। यस। S2 रिलेटेड S3 का मतलब क्या है? S2 इज नॉट ए सबसेट ऑफ S3। यस। एक एलिमेंट डिफरेंट आ गया ना, 4। S1 रिलेटेड S3 का मतलब क्या होगा? S1 इज नॉट ए सबसेट ऑफ S3। S1 इज नॉट ए सबसेट ऑफ S3। गलत है, ये तो सबसेट आ गया, ट्रांजिटिव नहीं है। सबसेट आ गया ना, ये तो इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है। कॉन्ट्राडिक्शन से बता दिया अपन ने, और क्या।
इस तरह के सवालों में यही करते हैं, सेट लेके देख लिया और बता दिया कि भाई ये फॉल्स आ गया, इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है। ये दोनों तो एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं कर, इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है। बस बिल्कुल आसान। चलो और कुछ इसमें सेक्शन बी में किसी का कुछ, जो घर बैठे हैं उनका कुछ, एक्सरसाइज 1 पार्ट सेकंड सेक्शन बी, B8 एक बच्चा पूछ रहा है। बेटा ये B8 भी क्लास में करा दिया। वो एक सवाल कराया था रुड़की वाला, जिसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा था अपन ने। ये वही वाला सवाल है, बस 1/a की जगह a है, 1/b की जगह b है। थोड़ा सा कष्ट करें और घर जाके क्लास नोट्स की कॉपी रिवाइज कर लें, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो तो आ जाओ फिर, कहाँ पे थे अपन। अपन ने टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ लिया था, है ना। हाँ हाँ हाँ, तो क्या हो जाएगा, तो क्या तूने तो पूरा पढ़ा हुआ बेकार कर दिया। अगर 10 चीजों के लिए ट्रांजिटिव हो गया, एक चीज के लिए नहीं हुआ, तो हम क्या कहते हैं। अब तुम 1000 के लिए ट्रांजिटिव बताते रहो, मुझे उससे थोड़ी ना मतलब है। भाई तुम 1000 सेट के लिए ट्रांजिटिव बता दो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैंने तो एक सेट बता दिया जो ट्रांजिटिव नहीं बोल रहा है, बता दिया। अब उसके बाद तुम 1000 एग्जांपल दो ट्रांजिटिव, मुझे उससे क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं। यही पढ़ते आए हैं तब से अभी तक यही कर रहे हैं। चलो तो फिर आ जाओ। तो हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ लिया है, और टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ने के बाद ये रिलेशन वाला पार्ट खत्म हो जाता है ना। ये रिलेशन वाला पार्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। मैंने शायद कुछ होमवर्क में सवाल भी दिए थे, हाँ तो उसको भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद फटाफट चलो वो होमवर्क वाले निकाल लो। यार ये मार्कर एक और देके जाना, ये ब्लैक वाले कम से ही चल रहा है। हाँ ब्लैक वाले, चलो तो उस वाले सवाल को कर लेते हैं अपन। 2 सवाल बनाने थे अपने को, मैक्सिमम मिनिमम वाले। बना लिए तुमने ग्राफ। देखो जैसा मैंने तुम्हें कहा था कि ग्राफ बनाना था हमें एक कौन सा, मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स और 2 माइनस मॉड एक्स, मॉड एक्स और 2 माइनस मॉड एक्स। तो इसमें मैं 2 ग्राफ बना लेता हूं। एक तो ग्राफ किसका बना लेता हूं, मॉड एक्स। ये मैंने किसका ग्राफ बना लिया, मॉड एक्स का। एक ग्राफ मुझे और किसका बनाना है, 2 माइनस मॉड एक्स। 2 माइनस मॉड एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा, भाई ये मॉड एक्स है तो ये माइनस मॉड एक्स बनेगा नीचे, और उसको 2 यूनिट कहाँ शिफ्ट कर लेंगे, ऊपर। तो ये किसका ग्राफ बन जाएगा, y इक्वल्स टू 2 माइनस मॉड एक्स। अब मैंने क्या बोला था, मैक्सिमम मतलब ऊपर वाला। तो देखो जैसे यहाँ के ऊपर क्या है, ब्लू वाला, तो मैंने ब्लू वाले को डार्क कर दिया क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम। फिर ये रेड वाला है तो इसको डार्क कर दिया। तो ये जो डब्ल्यू शेप का मेरा ग्राफ बना ब्लैक कलर वाला, ये एक्चुअल इसका ग्राफ बनेगा। अब आप ग्राफ को 2 पार्ट में बनाएं, आप ग्राफ को 2 पार्ट में बनाएं। एक तो रेड ब्लू वाला अलग बना लें, और फिर ये फाइनल ग्राफ जो ब्लैक कलर का बना है इसको अलग बना लें। तो मैक्सिमम में हमने कौन सा वाला ले लिया, ऊपर वाला। अब जो दूसरा ग्राफ था एक था, वो क्या था, मिनिमम वाला। तो वो क्या था, √2 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। तो इसका ग्राफ बनाते हैं। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा। ये कहीं ना कहीं किसका ग्राफ है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। और एक दूसरा ग्राफ बनाना है मुझे 2 माइनस एक्स स्क्वायर का, ये ऐसा होगा सेमी सर्किल सा। 2 माइनस एक्स स्क्वायर -√2 से +√2, ये किसका ग्राफ बना दिया, √2 माइनस एक्स स्क्वायर का। अब इसमें मुझे कौन सा चाहिए, मिनिमम। तो मिनिमम का मतलब यहां इन दोनों में से नीचे कौन सा है, ये वाला। फिर कौन सा नीचे हो जाएगा, ये वाला। और फिर कौन सा नीचे हो जाएगा, ये वाला। ये मिनिमम का ग्राफ।
बना लो और कोई दिक्कत हो तो बोलो। तो मैक्सिमम मतलब ऊपर ऊपर। अच्छा, ये -√2 से √2 के आगे नहीं जाएगा क्योंकि डोमेन दिक्कत देगी। -√2 से √2 के बाद तो ये डिफाइन ही नहीं होगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी क्या चाहिए, 0 है, 0 से बड़ी चाहिए। चलो फटाफट ये बनाएं और 2 सवाल कर लेते हैं ताकि ये खत्म हो जाएगा इसका बेटा। अब मान लीजिए मुझे ग्राफ इसका बनाना है, मिनिमम ऑफ 1x² और x³। 2 की जगह मैंने कितने फंक्शन ले लिए, 3। और एक ग्राफ बनाना है मैक्सिमम ऑफ 1 - x, 1 + x और 2 बनाएंगे। ये दोनों नोट कर लीजिए और तुरंत इसको बनाना है y = मिनिमम ऑफ 1x² x³। अब 2 की जगह कितने ग्राफ बनेंगे, 3, और उसमें से मैक्सिमम मिनिमम छाटेंगे। तो 1 का ग्राफ जानते हैं, y = 1, y = x², y = x³। और ये y = 1 - x, y = 1 + x और 2। एक बच्चा कह रहा है सर ये FOM2 में भी है। FOM2 में तो बस बेटा ये था mod x का ग्राफ बनाना और 2 - mod x का ग्राफ बनाना। ये जो मैक्सिमम मिनिमम के साथ हम लेना सीख रहे हैं, ये नया कॉन्सेप्ट है। ये कहीं 11th में नहीं पढ़ा था अपन लोगों ने। अब हम 2-3 ग्राफ को एक साथ करके उसमें मैक्सिमम मिनिमम का ग्राफ देखना सीख रहे हैं। ये नीचे वाले दोनों ग्राफ हटा दूं बोर्ड पे से, बना लिए सबने। इसमें किसी को कुछ पूछना, जो घर बैठे हैं उनको इन दोनों ग्राफ में कुछ पूछना, नीचे वाले हटा दूं। ठीक है। बनाया इसका? वैसे मुझसे उम्मीद, मेरा अनुभव तो ये कहता है कि गलत बनाया होगा तुमने, सही तो बनाया नहीं होगा। नहीं नहीं, एक बच्चा लिखा सर ट्राई किया है, शो नहीं। नहीं नहीं, तुम तो शो नहीं हो, मैं श्योर हूँ। मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ, तुम्हारी थोड़ी ना कह रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरा अनुभव तो कहता है कि गलत ही बनाया होगा, सही नहीं बनाया होगा। एक्चुअली इसमें थोड़ा देखो, 3 चीजों का ग्राफ बनाना है। एक तो लाइन बनानी है y = 1, समझो ये y = 1 हो गया। थोड़ा नीचे बना सकते हैं लाइन y = 1, मान लो कि y = 1 वाली लाइन। एक मुझे ग्राफ बनाना है किसका, x²। चलो मान लो ये x² का ग्राफ भी बना दिया मैंने। किसका ग्राफ बना दिया, x²। अब तीसरा जो मुझे ग्राफ बनाना है, ये बनाना है y = x³। अब ये जो x³ का ग्राफ बनेगा ना, ये थोड़ा सा सावधानी से बनाना पड़ेगा। एक्चुअली y = x³ का जो ग्राफ होगा ना, ये अपना नेचर चेंज करेगा 0 से 1 के बीच में। नेचर कैसे चेंज करेगा, इसमें क्या होगा कि जब ये 0 से 1 के बीच में होगा,
तो ये एक्स स्क्वायर से नीचे रहेगा, और जैसे ही 1 से आगे निकलते ये एक्स स्क्वायर के क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा सावधानी से इसमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे पता है ना, जैसे कोई क्वांटिटी 1 से छोटी होती है तो स्क्वायर करने से, पावर बढ़ाने से क्या होती है, और कम होती है। लेकिन अगर क्वांटिटी 1 से बड़ी है तो पावर बढ़ाने के साथ क्या होगी, बढ़ेगी। समझ में आती है बात? तो इस वजह से इसका नेचर क्या रहेगा कि 0 से 1 के बीच में तो ये नीचे बनेगा, और 1 के बाद ये ऊपर हो जाएगा। तो ये हमने तीनों फंक्शन के ग्राफ बना लिए। इस वजह से मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों ने गलत बनाया होगा, इतना ध्यान थोड़ी ना रखते हैं। चलो अब फिर आते हैं आगे इसके, ये बन गया। अब हमें तो क्या चाहिए इसमें, मिनिमम। तो मिनिमम चाहिए तो देखो ये मिनिमम ही है, यही है नीचे तो, और देखो एक्स क्यू 1 तक यही नीचे आएगा, है ना, 1 तक यही नीचे आएगा। लेकिन 1 के बाद ये ऐसा हो जाएगा, इस पे चला जाएगा 1 के बाद। यस और नो? 1 के बाद ये किस पे चला जाएगा, इस पे चला जाएगा, क्योंकि वो तो ऊपर चले गए। हमें क्या लेना है आपके पास, मिनिमम। तो 1 के बाद ये नीचे चला जाएगा। चलो इसमें आते हैं, मैक्सिमम ऑफ 1 माइनस एक्स। एक बच्चा लिख रहा है सर बीच बीच में ओपी सर की आवाज आ रही है। अब ओपी सर तुमसे प्यार इतना करते हैं कि क्या करें, पढ़ा मैं मैक्स रहा हूं, तुम्हें आवाज ओपी सर की सुनाई दे रही है। बन गया। चलो इसके बाद आ जाते हैं अपन इस पे, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स वाले पे। तो ये तो दो लाइनें हैं, एक तो ये लाइन बना लेते हैं, ये इक्वल टू हो जाएगी y माइनस 1 माइनस एक्स, ये लाइन हो जाएगी y इक्वल टू 1 प्लस एक्स, और एक लाइन और बनानी है y बराबर 2। इस तरह की कुछ लाइन ले लो y बराबर 2। अब हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम। तो कहीं ना कहीं ये इस तरह का बन जाएगा, थोड़ा सा मैंने लाइन थोड़ी सी सही नहीं बनाई तो उस हिसाब से तो इधर आएगा, फिर ये रहेगा, और फिर मैक्सिमम ये हो जाएगा। ये ग्राफ बन जाएगा इस तरह का इसको। ठीक है, क्लियर है बात सबको? सबको क्लियर है बात? ठीक है, जो घर बैठे उनको क्लियर है। तो पहले हमने वो ग्राफ सीखा था, वो कहीं ना कहीं लीनियर अपॉन लीनियर का ग्राफ बनाना सीखा था। तो जो पहले मैं होमवर्क में देके गया था वो कौन से वाले ग्राफ थे, पर्टिकुलर लीनियर अपॉन लीनियर, है ना। उसको पहचानने के लिए बोल रहा हूं मैं ये, कि वो हमने क्या बनाना सीखा था, लीनियर अपॉन लीनियर। और कहीं ना कहीं लीनियर अपॉन लीनियर का ग्राफ हम किससे बना लेते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से। लीनियर अपॉन लीनियर का ग्राफ किससे बना लेते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से। और ये जो चीज है इसमें हमें बस यही करना है कि सारे ग्राफ बना लेने हैं, 2 3 जितने भी फंक्शन हो, फिर देख लेना है कि अगर मैक्सिमम है तो ऊपर ऊपर वाले को डार्क कर लेंगे, मतलब वो फंक्शन का ग्राफ बन जाएगा। और मिनिमम है तो हम नीचे नीचे वाले को डार्क करेंगे, वो फंक्शन का ग्राफ बन जाएगा। चलो अब इसको भी ये बना लिया, हटा दो इसको भी सबने। चलो तो ये वो वाला काम भी अपन ने खत्म कर लिया। चलो इसके बाद हम आते हैं, अब मैं ये कह रहा था कि हमने वो खत्म कर लिया क्या, रिलेशन, है ना। ये रिलेशन वाला हमारा पार्ट खत्म हो गया है। मतलब हमने बोर्ड में जो रिलेशन आता है वो खत्म कर लिया, मेंस में जो रिलेशन आता है वो खत्म कर लिया, एडवांस में रिलेशन आता नहीं है ना। हमने क्या कर लिया, बोर्ड में जो रिलेशन आता है वो खत्म कर लिया, मेंस में जो रिलेशन आता है वो खत्म कर लिया, और एडवांस में रिलेशन आता नहीं है। इसके बाद भी हम कुछ रिलेशन पढ़ रहे हैं, है ना। इसके बाद भी हम कुछ रिलेशन पढ़ रहे हैं। तो इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं
एक रिलेशन लिखते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, है ना। ये सिर्फ जानकारी के लिए पढ़ रहे हैं, सिलेबस में ये सब नहीं है ना। सिलेबस वाला काम तो खत्म हो गया है ना, जो बोर्ड और मेंस के सिलेबस में है वो वाला काम अपना खत्म हो गया है। ये तो बस वैसे ही पढ़ रहे हैं, है ना। चलो, तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन इसमें लिखो, रिलेशन आर ऑन सेट ए, रिलेशन आर ऑन सेट ए, रिलेशन आर ऑन सेट ए, relation R on set A is called antisymmetric relation, is called antisymmetric relation, is called antisymmetric relation, is called antisymmetric relation if AB belongs to R, BA belongs to R, then A बराबर B, AB belongs to R, BA belongs to R, then A बराबर B। मैंने बोला रिलेशन R on set A, कैपिटल A is called anti-symmetric relation if AB belongs to R, BA belongs to R, then A बराबर B। वही if then वाली डेफिनेशन है। तो अब जैसे कि मैं वही सेट ले लिया, मान लीजिए मैंने ए में ले लिया 1 2 3, है ना। तो मैं रिलेशन डिफाइन करता हूं, ये रिलेशन कौन सा होगा, एंटीसिमेट्रिक है। अरे है ना, जब ये है ही नहीं तो बस खत्म बात, ये है ही नहीं ना। अच्छा, क्या ये एंटीसिमेट्रिक रिलेशन है, ये दोनों है तो ये होना चाहिए ना। अगर ये दोनों नहीं है तो फिर कोई देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, 1,1 2,2 1,3, क्या ये एंटीसिमेट्रिक रिलेशन है? क्या ये एंटीसिमेट्रिक रिलेशन है? 1,1 ए बी 1,1 तो बी ए भी 1,1 हुआ, तो ए बराबर बी है। हाँ, ये ए बी हुआ तो बी ए भी यही हुआ, क्या ए बराबर बी है? हाँ, ये ए बी हुआ तो बी ए क्या होगा 3,1, क्या वो यहाँ पे मौजूद है? नहीं, चेक ही नहीं करना है। इफ देन की डेफिनेशन का यही तो मतलब है। 1,1 2,2 1,3 3,1 दोनों हैं, तो अगर 1,3 3,1 दोनों हैं तो ए बराबर भी होना चाहिए। क्या 1 बराबर 3 होता है? एंटीसिमेट्रिक। तो उसका मुझे क्या करना है, क्या ये है? तू जो बोल रहा है वो ये है? फिर वही बात, मेरी बात तो नहीं सुनेगा, अपना ज्ञान बांटेगा। मैं कह रहा हूं क्या इस तरह के एलिमेंट बोल रहा है क्या? बोल, क्या बोला? 1,1 1,3, क्या ये वाले दो एलिमेंट है? बिल्कुल है, तो आप धन्य हैं। ए बी और बी ए अगर दोनों हैं तो ए बराबर बी होना चाहिए। तो यहां पे ये दोनों हैं तो क्या ए बराबर बी है? नहीं, तो नहीं है। क्या यहाँ पे ये दोनों हैं? नहीं, दोनों है ही नहीं, तो बात ही नहीं है, एंटीसिमेट्रिक। है ना, यही डेफिनेशन पढ़ी इफ देन की, बार बार वही इस्तेमाल करेंगे। हालांकि मैं फिर ये बोल देता हूं,
ये जो हम पढ़ रहे हैं ये बोर्ड के सिलेबस में है नहीं, मेंस के सिलेबस में है नहीं, एडवांस में रिलेशन आता है नहीं। हाँ, मतलब मैं फिर एक बार क्लियर कर दूं, क्या ये बोर्ड के सिलेबस में है नहीं, क्या ये मेंस के सिलेबस में है नहीं, क्या ये एडवांस में आएगा नहीं, क्योंकि एडवांस के सिलेबस में रिलेशन नहीं। अब एक बच्चा क्वेश्चन पूछ लेगा कि हमने कहा फिर पढ़ क्यों रहे हैं? पढ़ इसलिए रहे हैं, क्या होता है कि बच्चे क्या होता है कि मान लो कहीं इधर उधर कहीं कुछ लिखा हुआ देख ले, उन्होंने कहा अरे बताओ अपने सर ने तो पढ़ाया ही नहीं, कितनी इंपॉर्टेंट चीज थी, बताओ अब कैसे सिलेक्शन होगा। अब वो ये तो सोचेगा नहीं, उन्होंने कहा यार आता ही नहीं, सिलेबस में नहीं इसलिए नहीं पढ़ाया होगा। अब अगर बच्चा ये सोच ले तो फिर कहना ही क्या। अगर बच्चा ये सोच ले उन्होंने कहा यार सिलेबस में नहीं इसलिए सर ने नहीं पढ़ाया, तो ये पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन बच्चा इतना नहीं सोचता है। चलो इसके बाद अगला लिखते हैं, लिखो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। एक होता है बेटा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, PARTIAL, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये सब एलिमेंट इसमें आएंगे तो बराबर होंगे। चलो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इसमें लिखें, रिलेशन विच इज, रिलेशन विच इज, रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव comma antisymmetric, relation which is reflexive comma antisymmetric and transitive, relation which is reflexive comma antisymmetric and transitive is called partial order relation. Relation which is reflexive antisymmetric and transitive is called partial order relation. Relation which is reflexive एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज कॉल्ड पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। जैसे अपन ने एक इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ा था ना कि भाई रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है तो कौन सा होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ऐसे ही रिफ्लेक्सिव है, एंटीसिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है तो उसे क्या बोला जाता है? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बोला जाता है। चलिए इसके बाद एक पढ़ते हैं इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन इसमें लिखिए इनवर्स रिलेशन क्या होता है, इसमें लिखिए इफ R A to B is a relation, if R A to B is a relation, if R A to B is a relation defined by if R A to B is a relation defined by R ordered pair AB, A belongs to A, B belongs to B, कोई भी जो भी एलिमेंट है इसमें, then its inverse relation, then its inverse relation R माइनस, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं इनवर्स रिलेशन। ये क्या हो जाएगा? इसमें ये BA वाले एलिमेंट हो जाएंगे, A अभी भी A को बिलोंग करेगा, B अभी भी B को बिलोंग करेगा। तो अगर AB वाले जो एलिमेंट है उनका रेसिप्रोकल किसमें जाता है? BA में। ऑर्डर पे इंटरचेंज हो गया ना, AB वाला किसमें हो गया? BA में। जैसे आप कोई भी एग्जांपल समझ लें, कुछ उसमें ज्यादा नहीं है, जैसे सेट ये A आपने ले लिया, वही अपना 1 2 3 ले लिया अपन ने, मान लीजिए, है ना, और R आ गया अपने पास, कोई भी एलिमेंट ले लिया 1,2 और 1,1 और 3,2 मान लो ये है, तो R इनवर्स क्या हो जाएगा? R इनवर्स हो जाएगा तुम्हारा 2,1 1,1 और 2,3, ये R इनवर्स हो जाएगा, ये इसका मतलब है। अब
अपन ये भी समझ सकते हैं कि अगर आर जो इसकी डोमेन होगी वो इसकी क्या हो जाएगी, रेंज, और जो इसकी रेंज होगी वो इसकी क्या हो जाएगी, डोमेन, क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट एलिमेंट सेकंड बन जाएगा और सेकंड एलिमेंट फर्स्ट बन जाएगा। तो जो कि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड बन जाएगा, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट बन जाएगा, ये वही लिखा है ए बिलोंग्स टू ए, कैपिटल है, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, यहाँ भी वही लिखा है ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। अच्छा उस तरफ थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए लिखा है, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी ही लिखा हुआ है। इनवर्स, INVERSE, इनवर्स रिलेशन, INVERSE, इनवर्स रिलेशन। ठीक है, तो ये कुछ रिलेशन थे जिनके बारे में मैंने इंफॉर्मेशन तुम्हें लिखा दी है। चलो अब रिलेशन वाला पार्ट हमारा खत्म हो गया है। अब हमारा एक पार्ट शुरू होता है स्पेशल फंक्शन। स्पेशल फंक्शन, अब कुछ फंक्शन हम पढ़ेंगे स्पेशल फंक्शन। रिलेशन वाला पन्ना खत्म है ना, अब हम पढ़ रहे हैं स्पेशल फंक्शन। चलिए स्पेशल फंक्शन में जो फर्स्ट हमें पढ़ना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब इसको शॉर्ट में GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और FPF, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, वैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ये तुमने कहीं ना कहीं हमने 11th में देखा था। एक तो कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा है ना, वहां इसका थोड़ा बहुत यूज होता है, कई बार हम इंट्रोड्यूस करते हैं, कई बार इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, बट वहां कहीं ना कहीं इसका यूज होता है कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा का। और बाइनोमल में वो जो एक्सपोनेंट ऑफ है प्राइम नंबर हम पढ़ते हैं, इस तरह का 11th में हमने पढ़ रखा है ना। हालांकि मैं तो ये मानते हुए पढ़ाता हूँ कि कुछ नहीं आ रहा है ना, तो इस तरह का हमने दो 11th में कहीं ना कहीं पढ़ रखा है। अब हम इसको थोड़ा सा चैनलाइज करके पढ़ेंगे। तो इसमें लिखे एवरी रियल नंबर एक्स, एवरी रियल नंबर एक्स, एवरी रियल नंबर x can be written as, every real number x can be written as, every real number x can be written as, every real number x can be written as। हर एक रियल नंबर को हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, this plus this। every real number x can be written as this plus this। this is known as greatest integer function or this is known as fractional part function। ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल, ये वही चीज है जो हमने जैसे पढ़ रखा है ना कि हम 3.2 को कितना लिखते हैं, 3 प्लस 0.2, या कहीं पे 3 लिखा हुआ है तो इसको 3 प्लस 0.0, उसी चीज को ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल, इसका कहीं ना कहीं इंटीग्रल पार्ट और इसका कहीं ना कहीं फ्रैक्शनल पार्ट। तो इंटीग्रल और फ्रैक्शनल। लिख लिया सब, बोर्ड पे से हटा दूं। अब थोड़ा सा इसको निकालने के बारे में जानकारी लेते हैं कि भाई इसकी वैल्यू वैल्यू निकालनी है हमें। तो इससे शुरुआत करते हैं ग्रेटेस्ट। इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स।
ग्रेटेस्ट इंटीजर और लेस देन और इक्वल टू एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, एक्चुअल में बोलते इसको ही कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। अब ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वगैरह होता है ना, जैसे 3.2 का कहीं पे लिखना है, अगर इंटीजर है तो एज इट इज आएगा, इंटीजर है तो एज इट इज आएगा, और इंटीजर नहीं है तो इंटीजर बन के आएगा। हाँ, इंटीजर नहीं है तो ये इंटीजर बन के आएगा। एक्चुअली क्या है कि जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं, ये तुम ऐसे समझ सकते हो कि जैसे वो नहीं होते भगवान, गॉड, ऐसे हैं ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। हाँ नहीं, मतलब इनसे बड़ा ऐसे नहीं, मतलब जैसे ये नहीं होता कि जैसे भगवान के पास अपनी एक पावर होती है कि भगवान कभी भी कहीं भी क्या हो जाते हैं, प्रकट, कभी भी कहीं भी क्या हो जाते हैं, प्रकट। जैसे और ऐसे समझो कि जैसे एक भगवान तुम्हारे 11th में आए थे, वो थे मोड, मोड भगवान थे वो, है ना। एक्चुअली भगवान इसलिए कहते हैं इनको मोड ग्रेट, वो तो 11th वाले भगवान थे, ये 12th वाले भगवान हैं। अब भगवान क्यों है, जैसे तुमने मोड के बारे में देखा होगा, उसका किसी चैप्टर से कोई लेना देना नहीं होता है, कभी भी किसी भी चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में लग जाता है मोड, क्योंकि कभी भी कहीं भी क्या हो जाते हैं, प्रकट। अब जैसे भगवान के पास अपनी अपनी पावर होती है, ऐसे ही मोड के पास क्या पावर थी कि भाई अंदर कुछ भी जाएगा लेकिन बाहर तो नॉन नेगेटिव आएगा। नॉन नेगेटिव मतलब जीरो या पॉजिटिव, है ना, मतलब कितनी भी बड़ी से बड़ी नेगेटिव क्वांटिटी अंदर जाएगी, लेकिन मोड भगवान है तो बाहर क्या निकल के आएगी, पॉजिटिव। ऐसे ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर भगवान है, इनकी क्या खासियत है कि इनके अंदर कुछ भी जाएगा लेकिन बाहर तो इंटीजर ही आएगा। इनके अंदर कुछ भी जाएगा लेकिन बाहर तो क्या आएगा, इंटीजर आएगा। तो ये एक्चुअली अपन शुरू तो अभी कर रहे हैं इसको पढ़ना, लेकिन इसका भी किसी चैप्टर से कोई लेना दिया होना नहीं होगा, कभी भी किसी भी चैप्टर में क्या हो जाएंगे, प्रकट, कभी भी किसी भी चैप्टर में क्या हो जाएंगे, प्रकट। फिर ऐसे भी होता है, जैसे कई, एक बार तुमने ये भी सुनी होगी भगवान के बारे में कि कई बार मनुष्य अपने जीवन पर्यंत भटकता रहता है लेकिन फिर भी उसे भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। ऐसे नहीं सुना क्या कि मनुष्य जीवन पर्यंत भटकता रहता है लेकिन फिर भी उसे भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती है ना। इससे इससे क्या मतलब निकाला तुमने? इससे क्या मतलब निकाला तुमने, बताओ। इससे नहीं, इससे ये मतलब निकाल सकते हो तुम, इससे मतलब बच्चा मतलब निकाल सकता है कि बच्चे ने साल भर पढ़ा, कई बार बच्चे होते हैं मतलब साल भर पढ़ते हैं लेकिन वो इसी चीज के लिए परेशान होते हैं, उन्होंने कहा सर ग्रेटेस्ट इंटीजर समझ में नहीं आया, है ना। आपको ऐसे भी सोच सकता है, उन्होंने कहा जैसे ये हमारे पास 10 बच्चे हैं, वो सोच सकता है इसका मतलब सर डरा रहे हैं, है ना, ऐसे निकाल सकते हैं इसका मतलब। उन्होंने कहा यार इसका मतलब शुरू करने से पहले ही क्या कर रहे हैं, डरा रहे हैं। लेकिन फिर ऐसा भी इसमें माना जाता है कि उन्होंने कहा कि यार मनुष्य जीवन पर्यंत भटकता इसलिए रहता है क्योंकि वो कभी सच्चाई को देखता ही नहीं है, और सच्चाई ये है कि भगवान मनुष्य के अंदर ही होता है, वो तो यूं ही व्यर्थ ही भटकता रहता है। अरे ये भी तो सच्चाई है ना। तो ऐसा मतलब ऐसा कुछ नहीं, मतलब बहुत आसान चीज है ना। और वैसे भी देखो मैंने तुम्हें शुरू में बता दिया था कि अगर कुछ समझ में नहीं आया तो दोष किसका, मेरा है, और मेरे पर दोष में लूंगा नहीं, अरे नहीं लूंगा ना, इसका मतलब समझ में आएगा। लेकिन हमें क्या रखना पड़ेगा, साईं बाबा क्या कह के गए थे, पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना। धीरे धीरे समझ में आने, क्योंकि एकदम से नई चीज है तो एकदम से नहीं आती, धीरे धीरे समय के साथ आएगी। मतलब अपन ऐसा कर सकते हैं कि जैसे अभी हम फंक्शन में इसको पढ़ रहे हैं और इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी, उसमें तो खैर ये कुछ भी काम में नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर होगा एलसीडी, उसमें ये काफी काम आएगा। तो जब तक हम एलसीडी पढ़ेंगे
तब तक ये सबको समझ में आ जाएगा। मतलब जब एलसीडी चलेगा तो मैं तुमसे पूछूंगा कि भाई हाँ समझ में आ गया सबको ग्रेटेस्ट इंडिया फ्रैक्शनल पार्ट, तुम कहोगे हाँ आ गया, तुम कहोगे हाँ आ गया, मेरी बात रिकॉर्ड हो गई है अब कैमरे में, है ना, तो मैं ऐसे पलट नहीं सकता हूँ, है ना, रिकॉर्ड हो गई है तो मैं ऐसे पलट नहीं सकता हूँ। भाई पहले तो ऐसा था कि जब तक रिकॉर्ड नहीं होती थी तो पलट भी सकते थे, उन्होंने कहा मैंने कब कहा, है ना, लेकिन अब मैं ऐसे कह रहा हूँ कि भाई तब तक सबको समझ में आ जाएगा, और मैं पूछूंगा एक बार कि भाई अब ये समझ में आने लग गया है, तुम कहोगे हाँ आने लग गया, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, नई चीज है, शुरुआत में भी अच्छे से समझ में आ जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है ना। हाँ तो अब आगे बढ़ते हैं, तो अब समझो ग्रेटेस्ट इंटीजर को कैसे लिखना है, ध्यान से समझो कि अगर ये इंटीजर है तो एज इट इज आएगा, अगर ये इंटीजर है तो एज इट इज आएगा, और अगर इंटीजर नहीं है तो नंबर लाइन पे जस्ट उसके पहले वाला इंटीजर आएगा। क्या मैंने बोला कि अगर ये इंटीजर है तो ऐसे ही आ जाएगा, और इंटीजर नहीं है तो नंबर लाइन पे जस्ट उसके पहले वाला इंटीजर आएगा। 3.2 के जस्ट पहले नंबर लाइन पे क्या आता है 3, तो 3 आएगा। अच्छा अगर माइनस के 3.2 है तो क्या आएगा -4। अब अगर तुम ये भी नहीं देख पाओ कि नंबर लाइन पे कौन पहले आएगा तो मैं क्या कर सकता हूं, माइनस के 3.2 के जस्ट पहले क्या आता है -4। और हमने क्या सीखा है कि अगर इंटीजर है तो एज इट इज आएगा, और इंटीजर नहीं है तो नंबर लाइन पे जस्ट उसके पहले वाला इंटीजर आएगा। चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए ई है तो 2 आएगा, अरे ये अप्रोक्सीमेट 2.72, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 2। अच्छा माइनस के पाई स्क्वायर है तो, अरे पाई स्क्वायर कितना होता है 9 पॉइंट कुछ होगा, तो ये माइनस के 9 पॉइंट कुछ है, और माइनस के 9 पॉइंट कुछ के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर -10 आएगा। ठीक है। अच्छा 0.0001 है तो कितना आएगा 0। 0.99 है तो कितना आएगा 0। इंटीजर नहीं है तो नंबर लाइन पे जस्ट उसके पहले वाला इंटीजर आएगा, और पहले वाला इंटीजर तो कितना है 0। अगर मान लो मैं कहूं कि 0.9999 है तो कितना आएगा 0 आएगा, बिल्कुल 0 आएगा। अगर मैं कहूं कि 99999 है तो कितना आएगा 0। अगर मैं कहूं कि 0.9 बार है तो कितना आएगा, नहीं अब तो 1 आएगा प्रभु। ये इसलिए आएगा क्योंकि ये 0.91 बार 1 होता है, और 1 को तो 1 ही देखेंगे इसलिए 1 आएगा। अब कुछ लोग मुझे घूर घूर के देखने लग गए, इसमें मेरा दोस्त थोड़ी ना कुछ है। सिलेक्शन के लिए सिर्फ क्या आना जरूरी है आसान, और उसके लिए आसान याद रखना होता है, वो हम कुछ रखते नहीं है इसलिए एडवांस टिपिकल लगता है। अरे इसीलिए तो एडवांस टिपिकल लगता है। अब ये मुझसे पूछ रहे हो, क्या ये हमने तुम्हें छोटी क्लास से नहीं पढ़ाया, लेट x इक्वल्स टू 0.9 बार, x इक्वल्स टू 0.99999, 10x इक्वल्स टू 9.999, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -9x इक्वल्स टू -9, x इक्वल्स टू 1। नहीं पढ़ाया, पढ़ाया, याद तो रखना पड़ेगा। लेकिन क्या ये 1 है, नहीं। क्या ये 1 है, नहीं। ये तो 1 है, तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो कितना आएगा 1 आएगा। अब ये तो ध्यान रखना पड़ेगा, देखो इसका तो क्या कर सकते हैं। तो 0.9 बार है तो कितना आएगा 1, लेकिन 999 चाहे 5 बार हो चाहे 7 बार हो, वो तो कितना रहेगा 0 ही रहेगा। हाँ एग्जैक्ट 1 हो गया तो फिर कितना आने वाला है 1। चलो एक और इंटरेस्टिंग पूछता हूं,
ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई माइनस 22/7, जीरो। ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई। अरे मूर्खो, अगर ये जीरो ही आना होता तो मैं क्यों पूछता है, इतना इंटरेस्टिंग पूछता हूँ, थोड़ा सा देख के कर लो ना, कर लो एक बार देख के क्या है। भगवान है, इतने भी आसान नहीं है, उन्होंने कहा जीरो बस। अब कुछ टैलेंटेड बच्चों ने इसका आंसर 1 लिख दिया है, उन्होंने कहा अच्छा सर जीरो नहीं है तो फिर 1 है। जीरो नॉट डिफाइन के कहा, प्रभु हर जगह विद्यमान है बेटा, डिफाइन तो होगा। ये देखो अभी एक ने 3 लिख दिया। भाई 3 कहां से आ जाएगा? क्या ये वैल्यू तुझे 3 से बड़ी दिख रही है अंदर वाली? 3.2 3.3 वैल्यू आ जाएगी क्या इसकी? ऐसी कुछ जो 3 आ जाएगा। ध्यान से देखें, अगर हम पाई की बात करें तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 3.141, और अगर हम 22/7 की बात करें तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 3.142। तीसरी डिजिट पे जाके दोनों में अंतर आ जाता है। तो इसका मतलब ये थोड़ा सा नेगेटिव होगा, और थोड़ा सा नेगेटिव होगा तो कितना आएगा? -1। थोड़ा सा नेगेटिव है और थोड़ा सा नेगेटिव है तो कितना आएगा? -1। तो यही तो बात है, प्रभु है ना, क्योंकि ये भी है तो जीरो ही बनेगा ना। तो अगर जरा सा भी नेगेटिव हो गया, माइनस के 0.001 भी हो गया तो फिर वो कितना बनेगा? -1। पावर है, भगवान है भाई, ऐसे थोड़ी ना, छोटी से छोटी चीज को भी -1। तो अगर इंटीजर है तो एज इट इज आएगा, और अगर इंटीजर नहीं है तो इंटीजर बन के आएगा। और इंटीजर बन के कैसे आएगा? नंबर लाइन पे जस्ट उसके पहले वाला इंटीजर, नंबर लाइन पे जस्ट उसके पहले वाला इंटीजर। चलिए, ये था ग्रेटेस्ट इंटीजर। लिख लिया सबने? तो लिख ले फटाफट। चलिए, अब आते हैं हम फ्रैक्शनल पार्ट पे। अब मेरी बात को ध्यान से सुने, फ्रैक्शनल पार्ट के साथ कभी भी डायरेक्ट डील ना करें, खतरनाक हो सकता है। फ्रैक्शनल पार्ट के साथ कभी भी डायरेक्ट डील ना करें, है ना, खतरनाक हो सकता है। फ्रैक्शनल पार्ट के साथ जब भी डीलिंग होगी तो हमेशा क्या होगी? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, क्योंकि ये थोड़ा सा टेढ़ा है, ये सीधा है ना? प्रभु भी इस सब तरह के होते हैं, है ना, जैसे वो नहीं होते, एक होते शंकर भगवान, ऐसा माना जाता है कि सीधे भगवान है, और एक होते हैं कृष्ण भगवान, ऐसा माना जाता है कि थोड़े से खतरनाक होते हैं, है ना। तो फ्रैक्शनल पार्ट को जब भी डील करें, हमेशा क्या करें? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x करके डील करें, डायरेक्ट डील ना करें। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 माइनस 3 0। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.2, तो 3 माइनस, मैंने कुछ गड़बड़ लिख दिया सर, वो 3.2 आना था। या 3.2 लिखना था। 3.2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.2, तो 3.2 माइनस 3 तो कितना गया? 0.2। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -3.2, तो -3.2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3.2, -3.2 माइनस 4.8, कितना आएगा? 0.8। फ्रैक्शनल पार्ट को जब भी देखना हो हमेशा क्या देखें? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x।
अब इसको फटाफट लिख के कंप्लीट करें। कुछ प्रॉपर्टीज लिखनी है इसकी। प्रॉपर्टी कैसे आई है वो भी मैं अगली क्लास में बताऊंगा, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कैसे करना है वो भी मैं अगली क्लास में बताऊंगा, लेकिन लिख के आज लेके जानी है तो थोड़ा जल्दी लिखें। इस्तेमाल अगली क्लास में सीखेंगे, इनका कैसे क्या आ रही है वो भी अगली क्लास में अपन बात करेंगे, लेकिन प्रॉपर्टी क्या है ये हमें आज लिख के लेके जानी है। क्लियर? हटा दूं साहब? चलो, कुछ प्रॉपर्टीज हमें लिखनी है। ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए भी लिखेंगे और फ्रैक्शनल पार्ट के लिए भी लिखेंगे, है ना? प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है ये कहीं ना कहीं x से छोटा होता है, x माइनस 1 से बड़ा होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है वो लेस देन इक्वल होता है x और ग्रेटर देन कितना होता है x माइनस। फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है ये हमेशा 0 से 1 के बीच में रहता है। दोनों की कहीं ना कहीं रेंज बाउंडेड वाली बात है कि ये कहां से कहां तक जाता है, ये कहां से कहां तक जाता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x, x टू x माइनस 1, x माइनस 1 टू x, और ये कहां से कहां तक जाता है 0 टू 1, ये हमेशा कांस्टेंट होगा। और वो कहां से कहां तक होगा 0 टू 1, इसकी कांस्टेंट रेंज आएगी, मतलब ये तो वेरिएबल है बट इसकी रेंज हमेशा क्या आएगी 0 टू 1 आएगी। दूसरी एक प्रॉपर्टी की बात है कि इनके पास जब प्लस माइनस में इंटीजर आता है, प्लस माइनस में इंटीजर आता है तो ये तो सीधे सीधे इसको बाहर निकाल देता है। मैं कहा जाओ सीधा है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जब प्लस माइनस में इंटीजर आता है तो ये उसको बाहर निकाल देता है, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर जब प्लस माइनस में इंटीजर आता है तो ये उसको खा जाता है। टेढ़ा है ना, सीधा है, सीधा है तो सीधे सीधे बाहर भेज देता है, खतरनाक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर जब प्लस माइनस में इंटीजर आता है तो ये उसको क्या करता है, खा जाता है, ये बाहर भेज देगा सीधा। लेकिन दोनों एक बात के लिए, और वो किस बात के लिए है कि ये इंटीजर अगर मल्टीप्लाई में है, ये इंटीजर अगर मल्टीप्लाई में है तो बाहर नहीं आएगा। ये इंटीजर अगर मल्टीप्लाई में है तो बाहर नहीं आएगा। दोनों इस बात के लिए सहमत है, दोनों इस बात के लिए सहमत है कि ये इंटीजर मल्टीपल में है तो बाहर नहीं आएगा। प्लस माइनस में है तो ये बाहर भेज देगा और ये खा जाएगा, लेकिन माइनस में है, मल्टीप्लाई में है तो बाहर नहीं आएगा। तीसरी बात, माइनस अगर इनमें से बाहर आएगा तो नियम से आएगा, माइनस अगर इनमें से बाहर आएगा तो नियम से आएगा। और नियम क्या कहता है कि अगर इंटीजर है तो डायरेक्ट आएगा, और अगर इंटीजर नहीं है तो -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। अगर इंटीजर है कैसे क्या वो भी अपन अगली क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, सवालों में इस्तेमाल कैसे करेंगे वो भी डिस्कस करेंगे। तो माइनस इसमें से बाहर आता है तो नियम से बाहर आता है, और नियम क्या कहता है कि इंटीजर है तो माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स होगा, और अगर इंटीजर नहीं है तो -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स होगा। और ये क्या कहता है, ये कहता है कि जब इसमें से माइनस बाहर लेना है और एक्स इंटीजर है तो ये तो 0 ही हो जाएगा, और अगर एक्स इंटीजर नहीं है तो ये 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स हो जाएगा। अगर इंटीजर नहीं है तो ये 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर के लिए तो फ्रैक्शनल 0 होता है ना, फिर चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर इंटीजर है तो 0, इंटीजर नहीं है तो 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। और चौथी और आखिरी बात जो दोनों कहते हैं वो ये कहते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ही होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स है तो फ्रैक्शनल पार्ट ही एक्स होगा।
भगवान का भगवान तो वही भगवान ही है, ऐसे थोड़ी ना बदल जाएंगे, नहीं बदलेंगे। तो 2 बार भी लगा देंगे तो भी वही है, 3 बार भी लगा देंगे तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, 4 बार लगा देंगे तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ही है। तो ये 4 बातें हैं इनके बारे में जो अपने को ध्यान रखनी है। सवाल अगली क्लास में करेंगे, कैसे क्या इस्तेमाल है वो सब अगली क्लास में सीखेंगे। चलिए ठीक है, अब होमवर्क में लिख लेते हैं क्या करके आना है हमें। डीपीपी नंबर 2 शीट में एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 A1 A2 A3 और B1 और एक्सरसाइज 1 पार्ट एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 to 4। ये होमवर्क में करके आना, एक डीपीपी करके आनी है, डीपीपी नंबर 2 शीट में एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 A1 A2 A3 और B1 और एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 to 4 ये करके आना, ठीक है। अब कुछ और हो डाउट तो बोलो। ग्राफ आज बनवा दिया ना मैंने दोनों के डायरेक्ट, नहीं वो अब इसके आएंगे, अभी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के आएंगे, वो अगली क्लास से बनेंगे ग्राफ, आज नहीं। वो आज अपन ने वाला सेट पूरा कर लिया ना, अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले ग्राफ का सेट शुरू होगा, वो अगली क्लास से होगा, अभी थोड़ा पढ़ेंगे इसमें फिर शुरू करेंगे उसको, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलो तो यहीं तक है, इसके बाद मीटिंग क्लोज करते हैं। एक्सरसाइज 2 में लिखा है एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 to 4, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। Location of कौन कौन से टॉपिक images है ना। इमेज कहाँ बन रहा है देखो, इन मिरर M1 इन मिरर M2। जल्दी बताओ I11 कितने एंगल पे था, अल्फा। I21 बोलो, बोलना I21 मिरर फर्स्ट अल्फा प्लस 2 बीटा ना। अब बोलो I22 कितने पे है, ठीक है ना बेटा। देखो तो कितने का डिफरेंस है, इसमें कितने का डिफरेंस है, तो हर बार कितना है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, इधर 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, है ना। ये चलते ही जाओगे, कहीं रुकना ही पड़ेगा, रुकना पड़ेगा ना, ठीक है। कॉपी तो देख, मान ले ऐसा, मान ले बच्चा कि ये तेरा मिरर है, मान ले बेटा कि ये मिरर है, ये वाला मिरर ये है। स्टार्ट कैसे हुआ था देखो,